नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, आपसी भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और इन सभी को समझने और आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ने मैंने कई बार इसी YouTube के वीडियो के संदेश के माध्यम से ये बताया है कि करीब 11-12 से या 12 से भी ऊपर इस तरह के वीडियो जो कि सिर्फ भारतीय एकता और राष्ट्रभक्ति के लिए जो है पूरे देश में के प्रयास में वो जारी कर चुका है। चुनाव भी आने वाले हैं और उसमें संगठन का विस्तार भी करना है और अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में पहुंचना भी है, उनको सामने से एहसास भी दिलाना है और इन जो भारतीय अवाम ताकत दल के जो विचार हैं वो मतपेटी पर या ईवीएम मशीन पर उसको यह प्रमाणित भी होना है। अंतिम प्रमाण तो वही है। तो हो सकता है कि 2-4 वीडियो के बाद नियमित रूप से ये वीडियो जारी न हो पाए, तो इसको किसी भी रूप में अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा पहले भी मैंने बताया हुआ है। और वैसे भी जब भी कोई आवश्यकता होगी, कोई मुख्य विषय आएगा, कोई सामयिक और ज्वलंत मुद्दा आएगा, तो तभी जो है वो वीडियो जारी होगा। अन्यथा 2-4 वीडियो के बाद जो है नियमित रूप से जो प्रतिदिन जो जारी होता है, हो सकता है कि वो जारी ना हो पाए। लेकिन इसका कतई भी अन्यथा इसका अर्थ या मतलब जिसका आशय नहीं लगाया जाना चाहिए किसी को भी, इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है। अब जरूरत किस बात की है कि इन सारे वीडियोस को जन जन तक इसको पहुंचाया जाए। यह जो है सच्चे रूप में जिन पहलुओं की, जिन तत्वों की, जिन एस्पेक्ट्स की हमारे मुल्क को जरूरत है, उन्हीं को लाने के लिए और कुल मिलाकर के जो है हमारी जो दूसरी आज़ादी है और वास्तविक आज़ादी है, उसको लाने के लिए जो है भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा, भारतीय अखलाक मोहब्बत इत्यादि और भारतीयता आधारित ही देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, जनभक्ति और
मुल्क परस्ती और अवाम परस्ती, अपनी अवाम से मोहब्बत, सारी बातें भारतीयता आधारित, और इसी के मुतालिक जो है राष्ट्रभक्ति भी लाने के लिए, और सभी भारतीय भाई बहन मतलब जो लोग भी इस वीडियो को देखते होंगे, इसको महसूस करते होंगे कि यह काम जो है बहुत जरूरी है। और दूसरा, यह काम बहुत कठिन भी है, ये सभी लोग मानते हैं। जो परिस्थितियां इन स्वार्थी और भारत विरोधी ताकतों ने पैदा की हैं, जिस तरह की मानसिकता हमारे भारतीय भाई बहनों में इस तरह से मैंने मानसिकता विकसित की है, या जो जहर बिठाया हुआ है, और मतलब कि जिस तरह का दृष्टिकोण जो है पनपाया हुआ है, उसको देखते हुए यह भारतीयता के आधार पर एकता, भाईचारा, सद्भाव स्थापित करना जो है एक बहुत बड़ा कठिन काम है। लेकिन यह कठिन काम आसान भी हो सकता है, बशर्ते हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसमें उसी भाव से शरीक हों। तो यह बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल तभी तक है जब तक हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक नहीं होते हैं, अपने को भारतीय माने महसूस करने में वो देरी लगाते हैं, और अभी भी वो तमाशबीन बने रहते हैं। तो तभी तक जो है ये मुश्किल है। और लोग भी कहें भाई ये जातिवाद को खत्म करना, जो कि बहुत जमाने से वो वर्ण व्यवस्था से चली आ रही है, संविधान लगने के बाद भी जो है ये विकराल रूप ले चुकी है अपने देश में। तो इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, और उसी प्रकार सांप्रदायिकता है, और उसके बाद भाषावाद, प्रांतवाद तो है ही। तो ये सब बहुत खतरनाक मैंने ये प्रवृत्तियां हैं हमारे देश में व्याप्त। लेकिन भारतीय जनता दल का ये कहना है कि यदि इस देश को भारत राष्ट्र के रूप में कायम रहना है, तो ये सारी जो है खतरनाक प्रवृत्तियां कह लीजिए, चाहे जहर कह लीजिए, इसको समाप्त होना पड़ेगा। और जो लोग इसके पैरोकार हैं, परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से उनके भी अस्तित्व को, उनके भी राजनीतिक अस्तित्व को, सामाजिक अस्तित्व को समाप्त वो करना होगा। और इसमें जो जितने भी ये यानी समाज में विखंडन करने वाली ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, भारत विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, वो कोई भी मुखौटा पहने। लेकिन ये जो मैंने हमारे मुल्क के लिए जो खतरनाक प्रवृत्तियां हैं, इससे वो बाज नहीं आते। जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है अपने को राष्ट्रवादी कहती है ना, वो और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरती है, सत्ता हाथ से आती है, सत्ता का भोग करती है। लेकिन ये घटिया किस्म की जो है जातिवादी राजनीति भी करती है। अब ये दलित नाम उन्होंने दे दिया, किसी ने नाम दे दिया दलित, शायद दलित नाम उसी गद्दार इंदिरा गांधी ने दिया हुआ है। दलित शब्द जो है, दलित शब्द की जनक वही है, इस देश की गद्दार इंदिरा गांधी, जिसने कि छल कपट करके जो है वो सेकुलर शब्द जो संविधान में जुड़वा है, और वो सेकुलर शब्द जो है या उसका प्रयोग जो है इस देश के लिए जो है वो अभिशाप बन गया। अब इसको कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये बीजेपी वाले जो है हम हमेशा जो है वो सेकुलर के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार छल करके इंदिरा गांधी ने संविधान में सेकुलर शब्द जो जुड़वाया वो इमरजेंसी के दौरान,
तो ये आवश्यकता नहीं समझते हैं कि भाई कि जिस प्रकार छल करके उसने जुड़वाया, तो कम से कम जो वैधानिक तरीका है, जो संवैधानिक तरीका है, उस तरीके से भी सेकुलर शब्द को जो है संविधान से निकलवा दें। और निकालने की आवश्यकता है कि इस सेकुलर शब्द पर एक बहुत एक प्रदूषित माने राजनीति वो की जा रही है। तो तमाम ऐसे पहलू हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी जो है किसी भी समस्या का कोई मुस्तकिल हल वो निकालने के पक्ष में नहीं है। कितनी बार वो इस सेकुलर शब्द का उपहास करती है, लेकिन ये इसकी मंशा कभी नहीं दिखती है, और कभी नहीं कहते कि भाई यह छल पूर्वक जो है या संवैधानिक छल करके उस गद्दार इंदिरा गांधी ने संविधान में जुड़वाया था, तो इसका फर्ज बनता है। जब से वाजपेयी भी था 6 साल के लिए, उसने भी जरूरत नहीं समझी कि जो छल पूर्वक जो है ये सेकुलर शब्द को जुड़वाया गया। वैसे भी सेकुलर शब्द जो है इस देश के अनुकूल है ही नहीं। सेकुलर शब्द और उसकी अवधारणा दोनों वो आयातित शब्द हैं, इंपोर्टेड शब्द हैं। हमारे देश का हमारे देश को जो जिस चीज की आवश्यकता है वो पहले से है, सर्वपंथ संभाव। वो जो है कि सभी लोग जो है सभी लोग हमारे सभी भारतीय भाई बहन भी और सरकारें भी सभी पंथों के साथ जो है समान भावना रखें, समान आदर रखें। बस यही उसका है। जो है सेकुलरिज्म की आवश्यकता तो है ही नहीं, और सेकुलरिज्म ने बहुत नुकसान किया है इस देश का। वो ये शब्द जो है हमारे संविधान से जितना जल्दी निकल जाए तो भले ही जो है वो बीजेपी जैसे लोगों की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, और लोगों की भी दुकान बंद हो जाएगी। हमेशा यह सेकुलर देश है, सेकुलर देश है। सेकुलर की जरूरत है ही नहीं। हमारा देश जो है सरपंथ संभाव का देश है। लेकिन बीजेपी कभी ये बोलती है किसी भी समस्या का वो समाधान वो देने के पक्ष में नहीं, उसके मंशा नहीं है। वंदे मातरम को जो है राष्ट्रगान तक नहीं, वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान तक नहीं देने के पक्ष में, जबकि वंदे मातरम को लेकर के तमाम उसको भुनाती रहती है। चुनाव में जो है अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के। तो लेकिन जो अन्याय उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने किया है वंदे मातरम के साथ, और सभी लोग जानते हैं क्योंकि वंदे मातरम हमारा जो है वो इनकलाबी नारा था। लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने वाला सबसे सशक्त नारा था ये वंदे मातरम। वंदे मातरम एक उर्दू में अखबार भी निकलता था लाहौर से। तो ये सभी को जानना चाहिए कि हर माध्यम से, चाहे उर्दू हो चाहे हिंदी हो, हर माध्यम में वंदे मातरम जो है बहुत ही जो है वो देशभक्ति पैदा करने वाला एक नारा था, जिसके साथ इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो उसको राष्ट्रगान के सम्मान से महरूम किया। और ये बीजेपी वाले जो है ये भी जो है वंदे मातरम को या जो है मैंने जिस सम्मान से महरूम किया उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, वो सम्मान फिर वापस दिलाने की इन बीजेपी वालों की, मोदी जी की मंशा कदापि नहीं दिखती है। तो इतने ये छली कपटी हैं सब। सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया ये तो देश ने देखा ही होगा कि जहां पर जॉर्ज पंचम भारत का शत्रु है, वहीं पर मोदी जी ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति के स्थान पर ही जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई। कितना बड़ा अपमान किया मोदी महोदय ने। तो खैर, तो ये किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और
तो इस प्रकार जो इस वो एक माने एक माहौल इकोसिस्टम और इसी के अनुसार जो नैरेटिव जो सेट किए हैं, पूरा जो है भारत विरोधी, यानी जो भारत को चाहिए ठीक उसके विपरीत। और मोदी महोदय का जो चरित्र है, एक तो जो चरित्र है वो इस देश के लिए बहुत दुखदायी है। वो गुजरात में कहा करते थे कि लोग हम पर जो है जब पत्थर मारते हैं, पत्थर बरसाते हैं, तो मैं उन्हीं पत्थरों से अपनी सीढ़ी बनाता हूँ। कुछ पत्रकार नहीं बल्कि यूं कह लीजिए सेफोलॉजिस्ट जो कि चुनावी जो कि इस तरह से सर्वेक्षण क्या करते हैं, वो भी किसी परिचर्चा में ये इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि मोदी महोदय खुद चाहते हैं कि लोग उनको गाली दें, अपशब्द कहें, और ऐसा वो अपने चुनावी जीत के लिए अनुकूल मानते हैं कि जितना ही लोग उनको गाली देंगे, अपमानित करेंगे, उतना ही उनके पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा। शायद इसी से प्रेरित होकर के वो केजरीवाल भी वो थप्पड़ अपने गाल पर थप्पड़ वो मरवाता है, स्याही फेंकवाता है, शायद इसी से वो प्रेरित होकर के। लेकिन इस देश के लिए सवाल दूसरा है। वो गुजरात में थे, मुख्यमंत्री थे, और कहा करते थे कि लोग हम पर पत्थर मारते हैं तो हम उन्हीं पत्थरों से सीढ़ी बनाते हैं, और पता नहीं सीढ़ी बना करके यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद फिर वही पत्थर मरवाएं, यह देश को कबूल नहीं है कि ये पत्थर जो है मोदी जी के ऊपर नहीं होता है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर होता है। तो देश के प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, जो उसका इकबाल है, उनकी यही प्रवृत्ति जो है सिर्फ चुनाव और सत्ता के लिए जो है, ये जो प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, जो उसका इकबाल है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, जो उसकी हनक है, जिसका हनक है, उसको मोदी जी ने तबाह किया है। लोगों ने देखा होगा कि बराबर ये गाली दिया करती है ममता बनर्जी, एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को। तो मोदी महोदय की ये प्रवृत्ति है, शायद जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाना कि लोग इसको गाली दें। तो ये जो सत्ता पर काबिज रहने की ये इस तरह की जो मंशा है मोदी महोदय की, कि लोग उनको गाली दें, लोग उनको अपशब्द कहें, तो इनको चुनावी फायदा होगा, इनको सत्ता मिलेगी, तो इनके लिए तो फायदेमंद हो सकता है कि चूंकि इनको सत्ता मिल रही है। लेकिन जहां तक देश का सवाल है, प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, जो उसकी हनक है, जो है, और जो उसका इकबाल है, जो उसका तेज है, उसको मोदी जी ने तबाह कर दिया। और ये जो नुकसान किया है, अब कब तक इसकी भरपाई होगी भगवान जाने। तो इस तरह की प्रवृत्ति जो है बहुत ही खतरनाक है। और बात पर जैसे एक बार वीके सिंह ने कहा था कि गली में यदि कुत्ता भी मर जाता है, मोदी है, मोदी। इस तरह से जो यानी एक देश के नेता या प्रधानमंत्री की जो गरिमा गिराई गई है, सिर्फ मोदी महोदय के इसी प्रवृत्ति के कारण, कि उनकी आंतरिक मंशा है कि लोग उनको जो है अपशब्द कहें, गाली दें, फलान दे, तो वो उसको अपने पक्ष में चुनावी माहौल के रूप में उसको भुना करके सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। तो उनकी जो सत्ता पर काबिज रहने की मंशा तो पूरी होती है, लेकिन देश के लिए कितना नुकसानदेह, भाई प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक हनक होती है,
उसका एक इकबाल होता है। उसको मोदी महोदय की इस घिनौनी जो है प्रवृत्ति के कारण जो है बहुत ठेस पहुंची है और बहुत वो नुकसान हुआ है। तो और दूसरा जो नुकसान हुआ है मोदी महोदय से कि जो देश विरोधी ताकतें हैं किसी भी रूप में, राजनीतिक दलों के रूप में, पत्रकारों के रूप में, बौद्धिक वर्ग के रूप में या किसी भी रूप में, उनके हौसले बुलंद हैं। यानी मोदी महोदय के शासन काल के दौरान जिसका जो मन में आया वो कह रहा है। मोदी महोदय के शासन काल में एक कह रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस सेना हटा लीजिए, मैं मारकाट मचाता हूं। मोदी महोदय का शासन जो है वो कुछ नहीं करता। बताइए, तालिबान जब उस पर अफगानिस्तान पर कब्जा करता है, काफी लोग इसी देश के लोग जो है वो माने इतना खूंखार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जब किसी देश पर कब्जा करता है तो यहीं के लोग जो है केक काटते हैं। ये माहौल है मोदी जी का, और वो शख्स जो है सरेआम घूम रहा है। और केक काटने वालों में से वही नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं, शफीकुर रहमान वर्ग भी है। और इस पर बीजेपी वालों की जो मैंने क्या कहते हैं कि वो दकियानूसी तो नहीं कह सकते, मैंने कि इस तरह से देश को धोखा देने वाली अप्रोच कि वो शफीकुर रहमान पर तो आक्रमण करेंगे, लेकिन शफीकुर रहमान यानी जिस पार्टी से संबंधित हैं और जिस अखिलेश यादव की शह पर उन्होंने कहा है, उस अखिलेश यादव को जो है ये बीजेपी वाले जो है वो छूते नहीं है। बराबर यह है किसी भी समस्या का कि वो जड़ से समाप्त हो जाए, जड़ से उसका इलाज हो जाए, बीजेपी इसके पक्ष में है ही नहीं। योगी महोदय को देख लीजिए, मुख्तार अंसारी के पीछे तो बहुत उन्होंने उसको पंग कर दिया, बुलडोजर चला दिया और उसके संपत्तियां जो है वो जब्त कर ली, वो ठीक है। लेकिन योगी महोदय बताएं इसको कि मुख्तार अंसारी एक अदना सा अपराधी जो है, इसको माफिया अंसारी किसने बनाया? तो योगी महोदय जब तक इस तरह से कि जिसने इसको माफिया बनाया उसको नस्त में नाबूद नहीं किया जाएगा, तो वो सैकड़ों मुख्तार अंसारी को माफिया मुख्तार अंसारी वो बनाता रहेगा। तो बीजेपी वालों के इनका यही धंधा है कि किसी भी समस्या का वो समूल समाप्त नहीं करना चाहते हैं, समस्या बनी रहे, उसको भुनाते रहें, देश तबाह होता है। और सबसे बड़ी तकलीफ इनसे बीजेपी वालों से यह है कि जिस जनता से ये वोट लेते हैं और भी राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं, एक नकली राष्ट्रवाद के नाम पर वोट लेते हैं, उस जनता को जब आवश्यकता होती है और खास करके आवश्यकता होती है कि भाई ये बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग आकर के उसकी रक्षा करें, उसको बचाएं, उसको राहत दिलाएं, उस समय ये बीजेपी और बीजेपी की सरकार या मोदी महोदय सब मिलकर के हमारी जनता को इन्हीं देश विरोधी ताकतों और भेड़ियों के हवाले
ये हमारी जनता को कर देते हैं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है या सबसे बड़ी गद्दारी है बीजेपी वालों के, मोदी महोदय की। किसान आंदोलन यानी कृषि जो है कृषि कानून के विरुद्ध में जो किसान आंदोलन का वो विभत्स नजारा देखा होगा कि देश विरोधी ताकतें कब से तैयारी कर रही थी। पंजाब में पंजाब के जो है वो किसान और किसानों से संबंधित और भी जो तबके थे भारतीय भाई बहनों के, उनको बरगला रही थी, झूठ बोल करके और अफवाह का शिकार बना रही थी। और इस संबंध में ये भी है कि ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 12 करोड़ जो है हमारे पास, वो दावा करते हैं कि हमारे पास 12 करोड़ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की एक बहुत विशाल फौज है, इसीलिए हम विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई मुट्ठी भर ये कम्युनिस्ट वाले, मुट्ठी भर जेएनपीसी वाले हमारे भारतीय भाई बहनों को झूठ और अफवाह का शिकार बना डालते हैं। उस झूठ और अफवाह का जो शिकार बनाते हैं, उस जहर को और उस अफवाह को जो है ये इनकी 12 करोड़ वाली जो फौज है, मैंने जो अपने भारतीय भाई बहन जो शिकार बने रहते हैं, उनको उस स्थिति से उबर नहीं पाते हैं। अब ये जेएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले और कम्युनिस्ट वाले औत्याद जो है, देखिए सामने, माने ये तो मिसाल ही है। हमारे पंजाब के जो किसान भारतीय भाई बहन है, उनको ये सब जो है, ये कम्युनिस्ट वाले, कांग्रेस वाले ये अफवाह फैलाया कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, रेलवे बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। और ये आज भी है, माने पंजाब के अलावा भी सिर्फ मोदी जी के जो जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं, जो कि बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब वो कहने से थोड़ा सा विषय भटक जाएगा, लेकिन जो यानी एक बृहद पैमाने पर विकास के कार्य जो है उस दिशा में, कि ताकि यह जो है यह देश जो है भविष्य में एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है, उसकी आधारशिला रखने के लिए ये मोदी जी का ये विकास का प्रयास चल रहा है। उस विकास के प्रयास को ढकने के लिए जो ये जेएनपीसी वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले और विरोधी जो है, ये झूठ और अफवाह वो फैलाए हुए हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया। लेकिन इस झूठ और अफवाह को दूर करने के लिए ये बीजेपी की जो 12 करोड़ की जो फौज है पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की, वह बिल्कुल निकम्मी साबित होती है कि अपनी जनता को उस झूठ और अफवाह के दलदल से उसको बाहर निकाले। अक्सर सुनने में आता है कि माने मोदी जी के विकास कार्यक्रम की यानी एक चर्चा नहीं, बस मोदी जी ने सब बेच दिया है। उनके जमाने में कम से कम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे का, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क, डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे का पूरा जाल, हाईवेज का पूरा जाल, और हाईवेज को जो है उसकी वाइडनिंग, आधुनिकरण, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकरण, रेलवे कोचेस का आधुनिकरण, नए जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट
और जो भारत के जो जो दुर्गम स्थानों पर जो है वहां पर मैंने वो रेलवे नेटवर्क, खास करके जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत और सीमाओं पर, जो कि इस देश के लिए बहुत जरूरी है, सब हो रहा है। ये सारे जो प्रयास है मोदी जी के, उसको ढकने के लिए मोदी जी के विरोधी ये कांग्रेसी जो है और ये कम्युनिस्ट वाले और इत्यादि है, वह ये फैलाए हुए हैं कि मोदी जी ने सब बेच दिया। और मोदी जी के बीजेपी वालों का के 12 करोड़ जो है वो जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, बिल्कुल निकम्मा के निकम्मा हैं, जो कि इस झूठ और अफवाह के शिकार बने हुए भारतीय भाई बहनों को उस झूठ और अफवाह के दलदल से उनको बाहर निकाले। क्यों कि ये जो है अंदर खाने में ये बीजेपी के लोग इन देश विरोधी ताकतों को पालते हैं। तो जो सबसे बड़ी तकलीफ है मोदी और बीजेपी वालों से इस देश को, कि जिस अवाम ने इस बीजेपी को सत्ता में बिठाया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, जब उसको जरूरत होती है कि उसकी रक्षा के लिए जो है बीजेपी की सरकार या मोदी महोदय की सरकार उनके रक्षा के लिए आए, उनके बचाव के लिए आए, उस वक्त जो उस संकट की घड़ी में मोदी महोदय की सरकार, बीजेपी वाले जो है उन्हीं देश विरोधी ताकत वाले भेड़ियों के हवाले ये छोड़ देते हैं। तो बातचीत चल रही थी कि किस तरह से जो है झूठ और अफवाह का शिकार बनाया या इन कांग्रेसियों ने, इन जेएनपीसी वालों, कम्युनिस्टों ने हमारे पंजाब के किसान भारतीय भाई बहनों को ये खबर मोदी महोदय को थी। मोदी महोदय को उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इस तरह का झूठ और अफवाह जो है वहां पर फैलाया जा रहा है कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया, हवाई जहाज, रेलवे, इंश्योरेंस, सब कुछ। अब आपकी जमीन भी इस कृषि कानून के जरिए अब आपकी जमीन भी जो है वो इन्हीं उद्योगपतियों को बेचने जा रहे हैं। यह खबर थी मोदी महोदय को और बीजेपी वालों को, लेकिन ये उन्होंने होने दिया बहुत समय था, और फिर पंजाब की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। सब कुछ स्थिति को मोदी महोदय ने जानबूझ करके प्रेसिपिटेट होने दिया ताकि ऐसी स्थिति आए। बहुत वक्त लगा। इसके बाद फिर वो असामाजिक तत्व जो है ट्रैक्टर मक्टर लेकर के पूरा चारी ओर से जो है दिल्ली के जितने भी हाईवे थे, एक्सप्रेस वे थे, सड़कों को पूरा जाम कर दिया, वो भी 3 महीने तक। और हमारे दिल्ली के जो भारतीय भाई बहन हैं उनका जीवन नारकीय हो गया। दिल्ली के आसपास जो भारतीय बहन हैं उनका जीवन नारकीय हो गया। और ये बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार बिल्कुल उनके आगे घुटने टेक दिया, बिल्कुल पंग हो गई। और हमारे मजदूर जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे उनकी रोजी रोटी छिन गई। दिल्ली के आसपास जो छोटे किसान थे जो कि अपने थोड़ा बहुत सब्जी पैदा करके आकर के दिल्ली की मंडियों पर में बेच करके अपनी जीविका और जीविका चलाते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे, उनकी जीविका छिन गई। तो ये देश ने देखा है कि जब भी वो आवाम पर आफत आती है, उसको जरूरत होती है, कौन आवाम? जिसने मोदी महोदय को प्रधानमंत्री बनाया, बीजेपी वालों को सत्ता, तब ये जो है उन्हीं देश विरोधी भेड़ियों के हवाले ये कर देते हैं और अपने को, और ये उनके आगे घुटने वो टेक देते हैं। तो क्या ये फर्ज है उनका? देश की कोई भी राष्ट्रवादी होता, कोई भी जिसको भी अपनी आवाम से मोहब्बत होती, तो वो आवाम की सोचता, देश विरोधी ताकतों को कुचल के
देश विरोधी ताकतों को कुचल के वो रख देता। लेकिन लेकिन इनकी मंशा वही है कि उनसे वोट लेना, और जब भी कोई बात पड़े, जब भी कोई उनको जरूरत हो, तो वही देश विरोधी भेड़ियों के हवाले इनको कर देना। और इस बात को बताया भी गया है कि देश भूलता नहीं है। राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन इन देश विरोधी ताकतों ने मतलब कि देश को शर्मसार करने वाला उस पराकाष्ठा को पार कर दिया। हमारे दिल्ली पुलिस के करीब 4 से 5 जवान वो घायल हो गए। बताइए, यानी जो पुलिस जो है वो रक्षा के लिए होती है, उसको मोदी महोदय ने घायल करवा दिया। अरे एक आतंकवादी तो हमारे पुलिस के जवान के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा करके उसको मारना चाहता था। और इसी शक्तिशाली भारत, जिसकी इतनी बड़ी सेना है और जो एकदम सैन्य रूप से इतना ताकतवर है, उसी भारत के राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर आतंकवादियों को मोदी महोदय ने चढ़ने दिया। और उसी राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर हमारा जो दूसरा राष्ट्रीय गौरव है तिरंगा को आतंकवादियों के द्वारा हटा करके आतंकवादी झंडा जो है वो लगवाने दिया। देश को शर्मसार किया है मोदी जी ने। तो बड़ी तकलीफें दी है इन्होंने। और हद तो तब हो गई कि इतने सारे जो है भारत विरोधी यानी तांडव किए गए, उपद्रव किए गए, वो भी राष्ट्रीय दिवस के दिन। और उस पर से ये मोदी जी जो है संसद में कहते हैं, जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। बहुत ही खतरनाक माने ये प्रवृत्ति है, सोच है वो मोदी जी कि अब माने अपने देश विरोधी ताकतों के उनके मंसूबों को कुचलने की बजाय उनको और हवा देते हैं कि भाई जब तक मोदी है तब तक आप इस तरह से करते रहिए। कन्हैया कुमार का प्रकरण भी देश ने देखा होगा। वो देश का इतना बड़ा दुश्मन और देश का इतना बड़ा गद्दार सरेआम जेएनयू से नारा लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो मोदी महोदय का राष्ट्रवाद ये कहता है कि इस प्रकरण को उन्होंने अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया। और अदालतों का तो हिसाब किताब देख ही रहे हैं कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। अदालतें तो जो है वो व्यभिचार को भी जो है वो लीगलाइज कर रही हैं, होमोसेक्सुअलिटी को लीगलाइज कर रही हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति को तबाह करने पर जो है तो तुली हुई है। उसी वातावरण में इतने महत्वपूर्ण इतने खतरनाक भालू कोई कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको जो अदालत को इन्होंने सौंप दिया। और अदालत ने किया क्या, जिसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसी को माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के किसी माननीय न्यायमूर्ति ने उसको जमानत दे दी। जमानत दे दिया तो फिल्मी गाना लिख करके। तमाम ऐसे वारदात हैं कि हमारे देश के आतंकवादियों को इसको मैंने जमानतें मिली हैं इसी न्यायालय के द्वारा। और जबकि अमेरिका में आतंकवादियों को
35 साल की सजा, आजीवन सजा, जब तक वो जिंदा रहेगा। और यहाँ पर जो है लोग जमानत दे रहे हैं आतंकवादियों को, और जो 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 कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको जमानत मिले, वो भी फिल्मी गाना लेकर के। तो ये इस तरह का इकोसिस्टम है अपने देश में कि जो है, और बिल्कुल वो भारत विरोधी। तो लेकिन इस सब के पीछे ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय का हाथ है। कोई भी राष्ट्रवादी होता तुरंत इस कन्हैया कुमार को सेना के हवाले करता, क्योंकि इस तरह से सरेआम कहना जो है हमारे देश की जो संप्रभुता है, सार्वभौमिकता है या सॉवरेनिटी है, उस पर हमला है भाई। और जो शख्स भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता या सॉवरेनिटी पर हमला करता है, वह सीधा पात्र होता है सेना के हवाले करने का। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी महोदय ने भी कबूला है। मोदी महोदय ने भी स्वीकार किया है कि 2 साल पहले जब लद्दाख में जो है दुश्मन चीन की सेना और हमारी भारतीय सेना जो है आमने सामने वो डटी हुई थी, और अपनी भारतीय सेना का मनोबल या हौसला बढ़ाने के लिए जब मोदी महोदय प्रधानमंत्री के रूप में वहां गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा की है। तो ये भी उनको मालूम है कि जो हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण करता है उसका इलाज जो है सिर्फ सेना के पास है। तुरंत उसको वो सेना जो है उसको निपटा दी होती। और यही नहीं, जो भी उसके समर्थन में आए, समर्थन में यही आया था, गद्दार राहुल गांधी संसद में भी समर्थन किया, सड़क पर भी समर्थन किया इसने। यही गद्दार केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, प्रकाश करत, और यही कन्हैया कुमार जाकर के वो पहुंच हुआ इनका, अखिलेश यादव का। तो देशभक्ति, मोदी महोदय देशभक्ति का एक तकाजा है कि ये सबको, केजरीवाल, राहुल गांधी और डी राजा, प्रकाश करत, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव और उनके दलों को भी सेना के हवाले। तो समझ जाइए, कुछ तो देश विरोधी ताकतों के नाश होने से हमारी जो भारत भूमि है, कुछ तो उसके ऊपर का भार कम होता। लेकिन आप सिर्फ स्टिकर लगाए हुए हैं देशभक्ति का। सारी गतिविधि आपकी है कि देश विरोधी ताकतों को का हौसला बढ़ाना और उसको समर्थन देना, उसको सपोर्ट करना। तकलीफ आपसे यही है। और हर समस्या का एक सतही माने कार्रवाई, सीए पर जो भी हिंसा हुई उसको भड़काने वाली सोनिया गांधी, सरेआम भड़का था इसी रामलीला मैदान से। इसने बोला था, इसने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को सरेआम जो है वो उकसाया था, भड़काया था। और हमने तो बताया भी था कि यद्यपि भारतीय जनता दल के इस प्रचार से थोड़ा बहुत कुछ माने परिवर्तन आया है, लेकिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों का एक बहुत बड़ा दुखड़ा है कि वह देश विरोधी ताकतों का के द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं।
यह एक बहुत बड़ा यानी राष्ट्रीय अवसाद है, राष्ट्रीय दंश है कि हमारा इतना बड़ा तबका इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, वह देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का सबसे पहले सबसे अधिक शिकार होते हैं। लेकिन फिर उसमें भूमिका आती है कि बीजेपी के जो है 12 करोड़ कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की फौज जो है, मतलब क्या करती है, जो कि जा सकती और जा सकती थी कि हमारे उन भारतीय भाई, उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में जो ये देश विरोधी ताकतें हैं, झूठ और अफवाह का उनको शिकार बना देते हैं। कभी नहीं जाते सब। बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है कभी नहीं जाते हैं, दूर से ही बस आरोप लगाते हैं। तो ये इनकी असलियत है। इसकी वजह से मैंने बताया था कि मैं जो साधन विहीन होते हुए भी वो मैंने रात के 10 बजे पानी भी जो है थोड़ा वो बरस रहा था। 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ मैं वहां गया था। उस जहरीले वातावरण का सामना भी मैंने किया, जहां पर जो है वो नारे भी लग रहे थे कि छीन के ले गया आजादी, छीन के ले आजादी। मैं अकेला उनको बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं आप? जरा सोचिए, इनके 12 करोड़ कार्यकर्ता वो गए नहीं वहां पर। मैं अकेला जो है दो तीन कार्यकर्ताओं के साथ गया, उस जहरीले वातावरण का सामना भी किया। मैंने कहा भाई कि ये क्या कर रहे हैं आप? कौन सी आजादी? ये अपना मुल्क आजाद है, इसमें यानी छीनने वाली बात कौन सी है? और आपकी ये गतिविधि जो है भारत विरोधी ताकतों को जो है वो शब्द दे रही है। और मैंने कि इस तरह का नारा तो जो है देश का गद्दार कन्हैया कुमार लगवाता है। और बीजेपी वालों को मालूम है कि किस तरह का जो है वो जो हमारी माताएं और बहनें बैठी थी वहां पर शाहीन बाग में। आज भी जो है शाहीन बाग की घटना को ये देश विरोधी मानसिकता वाले, ये मीडिया वाले, बीजेपी वाले, सब देश विरोधी है, भारत विरोधी है। उनकी मानसिकता, उनकी सोच कि आज भी जो माताएं और बहनें बैठी थी ये कदाप मानने को तैयार नहीं है कि भाई हमारे इस देश के या भारत विरोधी ताकतों के द्वारा झूठ और अफवाह का शिकार बन करके बैठी थी। और इनकी ड्यूटी बनती थी कि वहां जाकर के उनको समझाएं, निवेदन करें उनको जो है, और उनके दिमाग से जो झूठ और अफवाह का जो जहर भरा हुआ है उसको निकालें, सिर्फ दूर से। अमित शाह जब ये बोला कि भाई इस तरह से वोट दीजिए क्योंकि शाहीन बाग में करंट लगा, इसका क्या मतलब है? तुम जाओगे नहीं, तुम्हारा कोई कार्यकर्ता उनके पास जाएगा नहीं, और दूर से तुम जो है वो करंट लगाओगे, ये क्या? और तमाम गंदी बातें, हम क्या कहें, अश्लील बातें जो बैठी थी वो माताएं और बहनें। ये बीजेपी का वो जो है वो चरित्र है। इनको 500 रुपया मिलता है, बिरयानी मिलती है, क्या मिलता है, वो मिलता है। मैंने पूर्णतः वो जो है माता मानू को माने भारत विरोधी ताकतों के हवाले छोड़ देना और दूसरे ही जो है वो करना, ये चरित्र है वो बीजेपी का। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं जाकर के उस जहरीले वातावरण माने मैं अकेले या 2-3 मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने सामना किया और मना किया, और लोग समझे भी। और मेरी स्पीच के लिए जो है जितने लोग स्पीच देने वाले थे उसमें मेरा नाम भी नोट किया गया। और मैं स्पीच देने वाला भी था।
लेकिन वो माताएं और बहनों ने ये कहा कि अच्छा, और दिल्ली पुलिस ने जो है वो बिजली काट दिया था, बिजली कटी थी, अंधकार था। तो उन माताओं और बहनों ने कहा कि अंकल जी अब लगता है बिजली नहीं आएगी हैं। और उसी समय जो है न्यूज़ 18 इंडिया का एक लाइव चला रहा था। तो उन्होंने कहा कि अंकल जी इसी जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, इसी में जो कुछ भी आपको कहना है तो कह दीजिए। अब तो बिजली तो अब नहीं आएगी, जो कि इसको दिल्ली पुलिस ने काट दिया है। तो हमने कहा कि पहले तो ये जो फोटो लगा है, और वो फोटो लगा था किनका, राम प्रसाद बिस्मिल का, उसको ये लोग मान बैठे थे कि वो जो है अशफाकुल्ला की फोटो है। तो हमने पूछा भाई कि ये फोटो किसकी है, तो उनका राम प्रसाद बिस्मिल। हमने अपने मोबाइल से निकाल करके दिखाया कि अशफाकुल्ला जी ये है। तो ये फोटो आप अब लगवाइए। ये बात जरूर है कि ये बात जरूर है कि इनके राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला जी एक ही जिले के हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के। और मैंने ये भी बताया कि वो उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला जो है बहुत सौभाग्यशाली है, जिनमें से दो नहीं बल्कि 3 प्रमुख हमारे देशभक्त रहे हैं, क्रांतिकारी अमर शहीद अशफाकुल्ला जी हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं और रोशन सिंह। ये सारी चीजें मैंने बताया। तो फिर आगे वो तो फिर वो जो पत्रकार था जो कि लाइव चला रहा था, पूछा कि हाँ तो आपको जो है ये लोग बैठे हैं शहीद बाग में, इस पर क्या कहना है। तो मैंने कहा कि ये जो है हमारी जो माताएं बहनें जो बैठी हैं बहुत बड़े भ्रम की शिकार हैं, और भारत विरोधी देश विरोधी ताकतें इनके कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो एक बार वो चौंका, एक बार वो पत्रकार चौंका और उसने पूछा कि तो क्या सर जो है आप इनके समर्थन में नहीं आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं भाई, हमारी ये माताएं बहनें जो है बहुत बड़े भ्रम का शिकार हुई हैं और इनका बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रही हैं। भारत विरोधी ताकतें इनके कंधे का इस्तेमाल कर रही हैं, इनके कंधे पर अपने स्वार्थ की बंदूक रख करके जो है वो देश विरोधी ताकतें जो है अपनी गतिविधि चलाना चाहती हैं। तो मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द ये यानी इस भ्रमजाल से बाहर निकल करके जो है और उन देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को फेल करें, निष्फल करें। तो जब मैंने इसको कई बार दोहराया, तब वो पत्रकार जो कि लाइव टेलीकास्ट चला रहा था वो शाहीन बाग से, उसका मैंने स्वतः एक उद्गार सामने आया, कहा कि बीजेपी को डूब करके मर जाना चाहिए, कि जो काम बीजेपी को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। तो हमने कहा अरे भाई डूबने मरने वाली बात नहीं है, लेकिन यह बीजेपी नहीं, हर एक जिसको कि इस मुल्क से मोहब्बत है, अपनी आवाम से मोहब्बत है, हर एक का फर्ज बनता है कि आकर कि इन माताओं बहनों से निवेदन करें, समझाएं इनको, जो बात जो है माने उचित है, मुनासिब है, वो बात समझाएं। समझ में आएगी? क्यों नहीं समझ में आएगी? बशर्ते हम उस भाव से कि ये अपनी भारतीय माताएं और बहनें हैं। तो बीजेपी का जो है रवैया जो है सिर्फ राष्ट्रवाद का कोई स्टिकर लगा करके बिल्कुल देश विरोधी है, देश के दुश्मनों को पालना। और देश के दुश्मन कैसे कैसे हैं, जेएनपीसी का तो हिसाब ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गद्दार, पूरा इतिहास है इसका।
देश को तोड़ने का, तार तार करने का, देश को लूटने का पूरा 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 इसका रिकॉर्ड है। लेकिन बीजेपी कभी भी इस कांग्रेस को इस रूप में कभी भी बेनकाब नहीं होने देती। यही बीजेपी की गद्दारी है। तो खैर, तो और उसके साथ साथ और भी ताकतें जो है, टीएमसी वगैरह है, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये घोर जातिवादी है। ये मुंह से कुछ भी करे, जातिवाद के आधार पर ही इनका चुनाव, इनकी राजनीति जो है वो सब कुछ चलता है इनका। लेकिन वही देश का वातावरण जो जहरीला बना हुआ है, संविधान लगा हुआ है। संविधान कहता है कि भाई कि हम भारत के लोग, लेकिन ये न तो ये राजनीतिक जो माने जो विखंडनकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के बेस में, न तो अपने देशवासियों को भारतीय जो है न तो भारतीय नागरिक के रूप में मानते हैं, और न ही जो है उसी अनुसार जो है जो अपनी इनकी चुनावी जो रणनीति है उसके अनुसार जो है अपने देशवासियों को भारतीय मान करके इस तरह से जो है वो रणनीति बनाते हैं। हमेशा मानते हैं कि भाई ये हिंदू है तो ये मुसलमान है, तो इतने यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, तो इतने पंडित हैं, तो इतने ठाकुर। इस तरह का जो जहरीला देश के लिए जहरीला जो मैंने ये सब अवधारणा जो पाले हुए हैं, उसी के आधार पर जो है ये अपनी चुनावी रणनीति कह लीजिए, माने देश विरोधी, मतलब कि भारत विरोधी चुनावी रणनीति, और इसी की वो साजिश वो करते रहते हैं। यही पहचान हमारे, इसी तरह की पहचान जो है हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को करना है, जो कि अभी करना बाकी है। अब अभी बहुत बड़ा तबका, खास करके मैंने कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अभी ओबीसी का बहुत बड़ा तबका, अभी हमारे यादव, अभी ओबीसी, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका, हमारे यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका, सवर्ण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका, व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका, बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका, और शहर में रहने वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका अभी भी इस जो ये भारतीयता का माहौल लाने की जो कोशिश भारतीय जनता दल की है, इससे बिल्कुल अछूते हैं। ये जो है इस तरह की जो मुहिम है, इस तरह की जो कोशिश है भारतीय आवाम ताकत दल की, ये उसके प्रति ये अभी भी तमाशबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं ऑनलुकर्स, बाई स्टैंडर्स या फेंस सिटर्स, उस भूमिका में है। और यह मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है इस तरह की प्रवृत्ति। और उसमें तो और इस तरह की जो आग में जो घी या पेट्रोल डालने वाले जो है, जो सामंतशाही सोच, वो सामंतशाही सोच जो है हिमांशु त्रिवेदी वाली, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाली, तो और ये सब जो है माने घातक दुश्मन है इस देश के। असदुद्दीन ओवैसी के विषय में देखा गया कि एक बार वो देखिए, असल बात है कि किस तरह से वो खतरनाक है अपने मुल्क के लिए। असदुद्दीन ओवैसी हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है, उसके विभिन्न तरीकों से जरा देखिए। एक और जब किसी ने कहा कि भाई हिजाब का विरोध जो है वो ईरान में हो रहा, तो कह रहा भाई कि ईरान वो कह रहा है कि हम ईरान की बात क्यों कर रहे हैं।
मैंने ईरान से तुलना जो है भारत की क्यों करें भाई? ये जो जिन बेटियों के विषय में बात की जा रही है वो भारत की बेटी है, बात सही है। तो भारत की बेटी के विषय में बात करना भाई असदुद्दीन ओवैसी। तो जब भारत की बेटी है तो भारतीय हुई है ना। लेकिन तुम तो मुसलमान 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 की रट लगाता है। एक को तर्क देता है कि ये बेटियां वो भारत की हैं, और फिर दूसरे क्षण जो है बराबर मुसलमान 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 और हमारा समाज बोलता है तुम। इसलिए तुम्हारे मन में क्या है, यह देश देख रहा है। तुम इस देश के बहुत ही खतरनाक दुश्मन हो, असदुद्दीन ओवैसी। और बार बार बोलता है भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। लेकिन बार बार भारत के संविधान का हर वक्त जो है उल्लंघन, हर वक्त वो अनादर करता है। कई बार बोला गया कि भाई इस देश में भारत के संविधान के अनुसार न तो कोई हिंदू है, न तो कोई मुसलमान है, न तो कोई ठाकुर है, न तो कोई ब्राह्मण है, न तो कोई पंजाबी है, न तो कोई तमिल है। बात खत्म हो गई। तो बार बार तो मुसलमान 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 भी कहेगा और साथ में भारत के संविधान की भी, भारत के संविधान की भी बात करेगा। तो अब ये एपिसोड जो है चूंकि लंबा न हो जाए, कुछ और भी बातें करनी थी, तो इनको ठीक से पहचानिए। इनके मंसूबों को बिल्कुल असदुद्दीन ओवैसी हुए, बीजेपी वालों के और भी देश विरोधी ताकतों को, इसलिए 90 लुबाब में तो बताया गया था ईवीएम मशीन पर इन भारत विरोधी ताकतों को या इस देश के खतरनाक काले अंग्रेजों को नष्ट में नाबूद करना है, संक्षेप में। और हमारी आवाम धीरे धीरे इस मत की हो रही है। लेकिन अभी भी कुछ तबका जो है अभी वो तमाशबीन जो बना हुआ है, उनसे भी अनुरोध है कि देश आपके लिए भी है और देश का महत्व जो है आपके लिए भी है। भारतीयता के आधार पर एक होइए इस माहौल में।